हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। इसमें हम मेंटेनेंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आज 3 सिनारियोज़ की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं जहाँ पर एक वाइफ को डाइवोर्स मिला है एंड शी इज़ अनएबल टू मेंटेन हर सेल्फ, तो उनके पास क्या रेमेडी होगी। ऐसे केस में साफ तौर से प्रोवाइडेड है मुस्लिम लॉ में कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने के बाद जो इद्दत का पीरियड वाइफ को फॉलो करना पड़ता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत अपनी वाइफ को मेंटेन करना होगा, उन्हें मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी होगी इफ़ शी इज़ अनएबल टू मेंटेन हर सेल्फ। फिर हम दूसरे सिनारियो की बात करते हैं जहाँ पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज एक जो वाइफ है शी इज़ अनएबल टू मेंटेन हर सेल्फ, और जो उनके हस्बैंड है उनके पास सफिशेंट मीन्स है अपने वाइफ को मेंटेन करने के लिए, बट स्टिल ही इज़ निगलेक्टिंग, उन्हें मेंटेन नहीं कर रहे। या फिर सेकंड सिनारियो में हम एक ऐसा केस भी कवर करेंगे जहाँ पर एक मुस्लिम हस्बैंड ने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दिया है, उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत उन्होंने उनको मेंटेन किया है, लेकिन आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत अगेन वाइफ इज़ अनएबल टू मेंटेन हर सेल्फ, तो क्या उस केस में वाइफ के पास कोई रेमेडी होगी या नहीं। जी हाँ, रेमेडी दोनों केसेस में मिलेगी। रेमेडी कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी सेक्शन 125 सीआरपीसी में। आप अपनी बेर एक्ट से सेक्शन 125 सीआरपीसी पढ़ सकते हैं, जो साफ तौर से कहता है कि अगर कोई वाइफ है, उनके पास सफिशेंट फंड्स नहीं हैं खुद को मेंटेन करने के लिए, लेकिन उनके हस्बैंड जिनके पास सफिशेंट फंड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, वो निगलेक्ट कर रहे हैं अपनी वाइफ को मेंटेन करने से, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कि उन्हें अपनी वाइफ को मेंटेन करना होगा अगर वाइफ एप्लीकेशन लगाती है 125 सीआरपीसी के अंडर। ऐसा ही कुछ हुआ था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम के केस में, जहां पर एक वाइफ ने एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन दूसरी साइड से ये आर्ग्यूमेंट पुट किया गया था कि जो 125 सीआरपीसी है वो मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होगा, मुस्लिम्स पर उनका ही अपना लॉ अप्लाई होगा। तो सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला 125 सीआरपीसी जो है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सब पर अप्लाई होगा। क्रिमिनल लॉ जो आपका है वो एक सेक्युलर लॉ है। सेकेंडली जो आर्ग्यूमेंट दिया गया था वो ये था कि 125 सीआरपीसी में तो खाली एक वेडेड वाइफ जो कि अभी भी मैरिज सबसिस्ट कर रही है, अभी भी मैरिज चालू है, वही वाली जो वाइफ होगी वही मेंटेनेंस के लिए आ सकती है मजिस्ट्रेट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया कि आपके पास एक एक्सप्लेनेशन भी है 125 सीआरपीसी के साथ जो अटैच्ड है। उस एक्सप्लेनेशन का अगर आप क्लॉज बी पढ़ें तो वहाँ पर साफ तौर से दिया हुआ है कि जो वाइफ शब्द है उसके अंदर दोनों केसेस कवर होंगे जहाँ पर अ वाइफ हैज़ बिन डाइवोर्स्ड या फिर वाइफ ने खुद से डाइवोर्स ऑब्टेन किया है। तो इवन जो डाइवोर्स्ड वाइफ है वो भी 125 सीआरपीसी के रेमेडी को एक्सरसाइज कर सकती है, अवेल कर सकती है। तो एक मुस्लिम वाइफ 125 सीआरपीसी में जा सकती है जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज उनके हस्बैंड उन्हें मेंटेन नहीं कर रहे, या फिर आफ्टर डाइवोर्स उनके हस्बैंड ने उनको मेंटेन किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इद्दत, लेकिन आफ्टर इद्दत शी इज़ अनएबल टू मेंटेन हर सेल्फ। अब इस जजमेंट के बाद जो कंट्रोवर्सी उठी उस कंट्रोवर्सी को हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम उसके बाद जो लॉ पार्लियामेंट ने पास किया उसकी बात करते हैं। पार्लियामेंट ने मुस्लिम वेमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 को पास किया, जिसमें ये बोला गया था कि एक मुस्लिम वेमेन को रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजंस हस्बैंड की तरफ से होने चाहिए टू मेंटेन हर सेल्फ, और ये जो मेंटेनेंस है ये सिर्फ इद्दत के पीरियड तक ही लास्ट करेगी। अगर ऐसी शादी से कोई उनको बच्चा भी था तो उस बच्चे के जन्म के 2 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा हस्बैंड को, मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, ऑल दो इद्दत पीरियड एक्सपायर हो चुका है। इसके बाद इस एक्ट ने आपको सेक्शन 5 दिया। सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर एक मुस्लिम वाइफ को 125 सीआरपीसी में आना है तो उन्हें या तो जॉइंटली अपने हस्बैंड के साथ या फिर सेपरेटली दोनों को एफिडेविट देना होगा कि वी वांट टू बी गवर्न बाय सेक्शन 125 सीआरपीसी। ऐसा नहीं होता है तो 125 सीआरपीसी में वो नहीं आ सकते। इसके अलावा सेक्शन 7 आपको दिया गया है जिसने ये बोला कि इस एक्ट के आने से पहले जो भी 125 सीआरपीसी में एप्लीकेशंस लगी हुई हैं मुस्लिम वाइफ्स के द्वारा वो सारी कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू एप्लीकेशंस अंडर दिस एक्ट। तो एक तरह से ये समझा जाने लगा कि क्या 125 सीआरपीसी के रास्ते बंद कर दिए गए हैं मुस्लिम वाइफ के लिए। तो इसी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एक्ट बिल्कुल ही वैलिड है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहा जा रहा था कि ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की शाहबानो बेगम वाली जजमेंट थी उसको नलीफाई करने के लिए एक्ट बनाया गया था। ऑन द कॉन्ट्ररी कोर्ट ने ये बोला कि ये जो हमने स्कीम
इंटायर स्कीम वी हैड लेड डाउन, हमने जो रास्ता बताया था इन शाहबानो बेगम्स केस, उसको पार्लियामेंट ने कोडिफाई कर दिया इन अ फॉर्म ऑफ लॉ। तो आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि शाहबानो केस में साफ तौर से बोला गया था कि हम 125 सीआरपीसी में आ सकते हैं अगर हमें ड्यूरिंग आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत भी अ वाइफ इज़ नॉट एबल टू मेंटेन हर सेल्फ। लेकिन इस एक्ट के बाद आप 125 सीआरपीसी में नहीं आ सकते क्योंकि आपको पहले हस्बैंड के साथ एक जॉइंट एफिडेविट देना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने बोला जो ये एक्ट बना है इसमें ऑल दो मेंटेनेंस शब्द यूज़ किया गया है ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इद्दत, लेकिन उससे पहले जो क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं वो है रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन। ये रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन जो फ्रेज है इसको कोर्ट ने इंटरप्रेट किया और इसका मतलब समझाया। कोर्ट ने ये बोला जो रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन शब्द है ये एक ऐसी मेंटेनेंस या फिर ऐसी रिलीफ की बात कर रहा है, ऐसी रिलीफ को कॉन्टम्पलेट कर रहा है विच कैन एक्सटेंड इवन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ इद्दत। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर जो मीनिंग है वर्ड प्रोविजन का उसका साफ तौर से ये मतलब है कि जब हस्बैंड अपनी वाइफ को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इद्दत मेंटेनेंस देंगे तो उनको ऐसी मेंटेनेंस उन्हें देनी है जो वो साफ तौर से ये रियलाइज़ करते हुए दे कि मेरी वाइफ को इन फ्यूचर आने वाले सालों में जब तक शी इज़ स्टिल अनमैरिड, जब तक वो दोबारा शादी ना करे तो कितनी ज़रूरत पड़ सकती है, किन किन चीज़ों की फाइनेंशियली कितनी उन्हें हेल्प चाहिए होगी। तो ये कोई ऑर्डिनरी मेंटेनेंस नहीं होगी, ये पूरा वाइफ का जो रिमेनिंग लाइफ है, पूरा फ्यूचर है, उसको कॉन्टम्पलेट करते हुए हस्बैंड को मेंटेनेंस देनी होगी अपनी वाइफ को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इद्दत। ऐसा नहीं कह सकते कि अगर वाइफ को आने वाले इद्दत के पीरियड के लिए 10,000 प्रति माह उन्हें पैसे चाहिए होते हैं टू मेंटेन हर सेल्फ, तो इद्दत का जितना भी पीरियड है हम पर मंथ उन्हें 10,000 देंगे, ऐसा नहीं है। हस्बैंड को देखना पड़ेगा अच्छा मेरी वाइफ को 10,000 पर मंथ चाहिए होता था टू लिव हर लाइफ एज पर द स्टैंडर्ड्स शी हैड बिन लिविंग, जो मेरे साथ रहते हुए वो एंजॉय कर रही थी स्टैंडर्ड्स, उनके हिसाब से पर मंथ 10,000 तो उनको उनका खर्चा होता ही है। तो हस्बैंड को ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर मेरी वाइफ की रिमेनिंग लाइफ इतनी होगी जो एक प्रूडेंट पर्सन एनालाइज कर सकता है इफ़ शी रिमेन्स अनमैरिड, तो उतना खर्चा कैलकुलेट करते हुए उन्हें उन्हें मेंटेनेंस देनी होगी। तो जो रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन की बात हो रही है ये यही है कि हस्बैंड को उतना अमाउंट उन्हें वाइफ को एडवांस में ही देना पड़ेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इद्दत इटसेल्फ। और अगर ऐसा हस्बैंड नहीं करते हैं, मतलब एक अमाउंट अगर आप डिड्यूस कर लेते हैं और हस्बैंड वो नहीं पे कर रहे हैं अपनी वाइफ को, तो इस एक्ट में ये 1986 का जो एक्ट है यही प्रोवाइड करता है आपको कि आप फिर एप्लीकेशन लगा सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास, वाइफ लगा सकते हैं कि सो एंड सो अमाउंट था, मेरे हस्बैंड ये नहीं पे कर रहे। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट उन्हें बोलेगा कि आप इन्हें पे कीजिए। जिस भी दिन वाइफ एप्लीकेशन लगाती हैं इस चीज़ के मजिस्ट्रेट के सामने 1 महीने के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे हस्बैंड को कि आप वाइफ को ये अमाउंट पे कीजिए, एंड द मजिस्ट्रेट वुड डायरेक्ट द हस्बैंड टू पे सच रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन टू द डाइवोर्स्ड वाइफ एज मे बी ट्रीटमेंट फिट। और जो हस्बैंड है अगर वो ही फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट और वो कोई सफिशिएंट रीज़न भी नहीं देते मजिस्ट्रेट को ये नॉन कंप्लायंस का, तब ऐसे केस में जो हस्बैंड है उन्हें इवन 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, मजिस्ट्रेट उन्हें इम्प्रिजन कर सकते हैं 1 साल तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया कि जो आपको रेमेडीज़ 125 में जाना पड़ रहा था वो आपको इसी एक्ट ने दे दी है। इवन जो मजिस्ट्रियल राइट्स थी ऑफ पनिशिंग इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अब वो उल्टा इस एक्ट में ही आपको प्रोवाइडेड है, आपको 125 सीआरपीसी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दो दिस एक्ट वॉज हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड स्टिल अगर वाइफ 125 सीआरपीसी में आना चाहे तो अगेन अपने हस्बैंड के साथ जॉइंट या सेपरेट एफिडेविट लेकर वो 125 सीआरपीसी में आ सकते हैं दोनों। थर्ड सिनारियो की बात करते हैं तो ये है कि जहाँ पर एक हस्बैंड की डेथ हो गई है और जो वाइफ है शी इज़ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, तो इस केस में क्या रेमेडी होगी। इस केस में मेंटेनेंस ऑब्वियसली नहीं मिलेगी हस्बैंड से क्योंकि हस्बैंड की तो डेथ हो चुकी है। एक रेमेडी है कि 125 सीआरपीसी में आप जा सकते हैं, वहाँ पर अपने बच्चों से मेंटेनेंस ले सकते हैं इफ़ दी चिल्ड्रन आर एबल टू मेंटेन देमसेल्फ एंड यू आर अनेबल टू मेंटेन योरसेल्फ। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपको मेंटेनेंस इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि द वाइफ इज़ एंटाइटल्ड टू इनहेरिटेंस, जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उसमें से हिस्सा वाइफ को भी ऑब्वियसली मिलेगा और उसे वो रियलाइज़ करके खुद को मेंटेन कर सकती हैं। लेकिन अगर वो इनफ नहीं है तो अगेन 125 सीआरपीसी में जा सकते हैं और अपने बच्चों से, अगर वो बच्चे सफिशेंट है खुद को मेंटेन करने के लिए और आप मेंटेन करने के लिए खुद को सफिशेंट नहीं है आपके पास मीन्स, तो आप बच्चों से मेंटेनेंस सीख कर सकते हैं अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। तो ये था आपका लेक्चर आज राइट टू मेंटेनेंस पर।
अगर आपको इस टॉपिक पर MCQs और मॉडल आंसर की PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस, बिहार जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप हमारे डेमो मॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ का ब्रोशर रीड कर सकते हैं और एनरोल करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।